नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश राज। आज हम बात करेंगे सीकेडी के बारे में। सीकेडी मीन्स क्रोनिक किडनी डिजीज। इसी को पहले या काफी दिनों से बोला जाता है क्रोनिक रीनल फेलियर भी इसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्रोनिक किडनी डिजीज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्रोनिक लगा हुआ है। क्रोनिक मतलब कि काफी दिनों से, मतलब किडनी में बीमारी हुई है, किडनी में डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रहा है, लेकिन स्लोली हुआ है, काफी दिनों से हुआ है। और अगर ये 3 महीने से ज्यादा दिन से अगर होता है तो क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर ये आता है। अब इसका मतलब है कि 3 महीने से पहले अगर हो और वो ठीक हो जाए तो वो आता है एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर आता है, या एक्यूट किडनी डिजीज भी बोलते हैं बहुत। अब एक्यूट में क्या होता है कि किडनी इंजरी होता है, बट वो जो अगर सही से इलाज किया जाए तो वो रिवर्स हो जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे किसी पेशेंट का जो है क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा आ गया, 4, 5, 6 आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, और ग्रेजुअली आप 10-15 दिनों में फिर देखेंगे कि धीरे धीरे क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल आने लगता है। तो ये होता है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट मतलब कि विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आवर्स टू डेज के अंदर जो है ये हो गया। इसका भी कारण है, जैसे कि आप जान लीजिए, सडन जो है किसी को अगर हाइपोटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, या किसी का ब्लीडिंग शरीर से बहुत ज्यादा हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, या इंजरी हो रहा है किडनी पे, या किसी तरह का जो है पेशाब के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये सब चीजों से जो है एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। क्यों होता है एक्यूट किडनी इंजरी? तो आप जैसे ही देखेंगे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, खून की कमी अगर ज्यादा हो गई, हार्ट जो है अच्छे से अगर पंप नहीं कर रहा है, या सडन किसी को हार्ट अटैक आया तो हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल या तो पानी या ब्लड की मात्रा कम हो गई, या हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, तो सारे का कॉन्सिक्वेंसेस यही होगा कि किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा। तो ब्लड सप्लाई कम मिलेगा मतलब किडनी को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब कम मिलेगा और किडनी का इंजरी होता है। इसमें ड्रग्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, टैक्रोलिमस हो गया। तो कुछ मैक्सिमम कुछ दवाइयां हैं जो मैंने नाम यहाँ दिया है, वो आप देखेंगे। तो इसके चलते भी जो है किडनी इंजरी होता है, लेकिन ये एक्यूट होता है। फिर वो दवाई अगर स्टॉप की जाए तो फिर इनका किडनी जो है रिकवर होने लगता है, फिर आप देखेंगे क्रिएटिनिन नॉर्मल आता है। लेकिन हमारी बात अभी जो होगी वो है क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में, जो कि 3 महीने से ज्यादा हम देख रहे हैं कि किडनी में इंजरी है। किडनी के कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे कि EGFR जो बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी किस जो रेट से जो है हमारे शरीर में जो पानी है, टॉक्सिन्स है, जो भी है उसको छानता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो क्रोनिक मतलब कि मोर देन 3 मंथ्स और डिजीज हुआ है। सबसे मेन कारण क्या है क्रोनिक किडनी डिजीज का? आपको पता होना चाहिए, डायबिटीज और दूसरा हाइपरटेंशन। और भी बहुत सारे हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ड्रग इंड्यूस्ड है, स्पेशली पेन किलर ड्रग्स जो काफी दिनों से खा रहे हैं। तो फिर ओवरऑल तो क्रोनिक किडनी डिजीज में एक अंतर ये है एक्यूट किडनी इंजरी से, कि ये जो है इरिवर्सिबल होता है। एक बार जो डैमेज हो गया, जो कि आप देख रहे हैं कि 3 महीने से ऊपर से जो है सेम रिपोर्ट आ रहा है, क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कमा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये इरिवर्सिबल हुआ और ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा तो हम दवा देके क्या करेंगे, और दवा देने की जरूरत क्यों पड़ेगी जब हमको मालूम है कि ये किडनी डिजीज प्रोग्रेस करते जाएगा। हाँ, अगर आप दवा देंगे तो जिस स्पीड से ये प्रोग्रेस हो रहा था, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है डैमेज हो रहा था, वो स्पीड स्लो हो जाएगा या बहुत हद तक रुक जाता है। बट अगर हम बोले कि ये इरिवर्सिबल है, एकदम ठीक हो जाएगा, जो बहुत सारे लोग दावा करते हैं, वीडियो में मैंने देखा है यूट्यूब में, क्रिएटिनिन कम जाएगा, ऐसा नहीं होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसका इलाज क्या करेंगे, डायग्नोसिस कैसे होगा। तो अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे फोकस करें और थोड़ा पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी अगर हम जान लें किडनी का, तो हमारे लिए ये जानना और भी आसान हो जाएगा। तो एक एक करके हम देख, तो यहां हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो किडनी की स्टेजिंग की गई है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के आधार पे की गई है और किडनी डैमेज के आधार पे। तो किडनी डैमेज कैसे एसेस करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन है, जो एसेस करेगा कि ये किडनी डैमेज कितना हुआ है, किस लेवल का हुआ है, वो है एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो ये दोनों के आधार पे जो है मिला के हम लोग किडनी जो है स्टेजिंग करते हैं। तो ये स्टेज आप जो कि यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए कि ओवरऑल
ये हुआ क्यों? तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि मेन कारण इसका है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। अब देखिए, मैंने शुरू से इसीलिए बोला था, बहुत लोगों का यह कहना रहता है कि हमको डायबिटीज है भी, शुगर 250-300 रहता है, या ब्लड प्रेशर हमारा 150-60-70 रहता है, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि जो शुगर और प्रेशर, ये जो है साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर मतलब धीरे धीरे आपको मारेगा, एक दिन में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी होता है कि सडन आप देखेंगे किडनी डैमेज हुआ, वैसा इन बीमारियों में नहीं होगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे हर दिन जो है कुछ न कुछ इंजरी हो रही है, डैमेज हो रही है, और इसीलिए तो लोग दवा खा के शुगर और प्रेशर कंट्रोल करके रखते हैं। वो कोई मूर्ख तो नहीं है कि ये दवा खा रहे हैं। और बाकी लोग जो तर्क देते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बढ़ा हुआ है, लेकिन तकलीफ यही होगी कि ये दिमक की तरह आपके शरीर के ऑर्गन्स को ये डैमेज करता जाएगा, जो आप यहाँ प्रूफ देखते रहेंगे कि सीकेडी के फॉर्म में आएगा। अब क्रोनिक किडनी डिजीज आपको हो गया, अब इसमें करना क्या है? आपको मैंने पहले ही बताया कि ये इरिवर्सिबल है। तो आखिर इरिवर्सिबल है तो इसके प्रोग्रेशन को जो है कम से कम हम हॉल्ट करें, या प्रोग्रेशन की स्पीड को हम स्लो करें। इसके लिए क्या क्या करना होगा? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो किडनी करता क्या क्या है, अगर हम ये जान गए तो ट्रीटमेंट भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला चीज कि किडनी जो है वाटर का फिल्ट्रेशन करता है। शरीर में कितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए, प्लाज्मा कितना, ब्लड लेवल जो है ब्लड कितना होना चाहिए, ब्लड से कितना प्लाज्मा निकलेगा, पानी फिल्टर होगा, ये सब डिसीजन लेता है। अगर किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हैम्पर्ड हो गया, किडनी डैमेज है, तो आपका जितना पानी निकलना चाहिए शरीर से उतना जो है एग्जिट नहीं हो पाएगा पेशाब के रास्ते से, और उसके चलते जो है वॉल्यूम ओवरलोड का सिम्टम्स मिलेगा। वॉल्यूम ओवरलोड क्या होगा? शरीर में बहुत ज्यादा पानी होगा, तो आप देखेंगे पांव फूला हुआ है, आंखों के पास पफिनेस आ जाता है, हार्ट में भी आप देखेंगे जो है हार्ट के आसपास भी जो है पानी जम जाता है, पल्मोनरी इडीमा होता है, लंग्स के पास भी पानी जम जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी आखिर जाएगा कहाँ? तो ये एक पानी के चलते सिम्टम्स मिल गया कि बहुत ज्यादा जो है पेशाब अच्छे से नहीं हो पा रहा है नॉर्मली, और पानी रिटेन हो गया। दूसरा और क्या हो सकता है, अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, देखिए पानी अच्छे से नहीं निकलता है, तो सोडियम के लिए दोनों चीजें हो सकती हैं। सोडियम बहुत ज्यादा भी शरीर में हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। कैसे? अगर जो है पेशाब कम हो रहा है तो शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो जो सोडियम है वो क्या होगा, डाइल्यूशन के चलते, जो ज्यादा पानी है और सोडियम की मात्रा उतना ही है और पानी बढ़ता जा रहा है क्योंकि फिल्टर नहीं हो रहा, तो इस कंडीशंस में जो है सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। मतलब पानी इतना ज्यादा है कि उसके चलते, डाइल्यूशन के चलते जो है सोडियम कम हो। तीसरा हम बात करते हैं पोटेशियम का। याद रखिएगा, सीकेडी के केस में मैक्सिमम ऑफ द केसेस उसमें देखने को मिलता है कि पोटेशियम जो है एक्सक्रीशन कम होता है और शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। इसका एक और कारण है हाइपरकैलेमिया होने का, जो हम आगे बताएंगे। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसके चलते भी हाइपरकैलेमिया होता है। तो आप यहाँ ये जान लें कि पोटेशियम निकलता कम है, शरीर में ज्यादा रिटेन हो जाता है, इसके चलते आपको हाइपरकैलेमिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे जो लगता है कि जितनी सीकेडी के कॉम्प्लिकेशंस है उसमें सबसे डैमेजिंग कॉम्प्लिकेशन और सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो है हाइपरकैलेमिया है, क्योंकि ये आपको मौका नहीं देगा। पेशेंट को, डॉक्टर्स को टाइम ही नहीं मिलता है मैनेज करने के लिए, और सडन कार्डियक अरेस्ट, एरिथमिया होता है, जो है हार्ट इरेगुलरिटी देखने को मिलेगा, टॉल्टी वेव्स, ईसीजी सब में आते हैं और पेशेंट का सडन डेथ होता है। तो हमको स्पेशली कॉशियस रहना पड़ेगा पोटेशियम लेवल को लेके, खासकर जो सीकेडी के पेशेंट्स। तीसरा होता है H+ और HCO3 का बैलेंस। H+ मतलब है कि एसिड जो है आपके बॉडी में कितना है और बाइकार्बोनेट कितना है। आपको ये याद रखना है कि क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में जो है एसिड जो है ज्यादा रिटेन होता है, H+ ज्यादा रिटेन होता जाता है, तो H+ की मात्रा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि एसिडोसिस होता है, एसिडिक कंडीशन है। और जो बाइकार्बोनेट है वो एक्सक्रीट हो जाता है, उसको भी रीअब्जॉर्ब होना चाहिए था लेकिन वो निकल जा रहा है। तो बाइकार्बोनेट अगर निकल गया, बेस आपका निकल गया और एसिड एब्जॉर्ब होता जा रहा है, तो ओवरऑल ब्लड में हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है।
और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब होता है तो ये और हाइपरकैलेमिया को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? H+ अगर ब्लड में ज्यादा है तो आपको मालूम है कि मेजोरिटी जो पोटेशियम होते हैं सेल्स के अंदर रहते हैं, तो सेल्स के अंदर रहते हैं और बाहर में जो है आप देख रहे हैं कि H+ ज्यादा है, जो प्रोटॉन्स जो एसिड है ये ज्यादा है, तो ये एक्सचेंज होता है H+ और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है और पोटेशियम सेल से बाहर आ जाता है और पोटेशियम सेल से बाहर आते ही जो है इसी को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। सेल के अंदर था तो ठीक था, जैसे ही वो ब्लड के सेल से वो बाहर आएगा, प्लाज्मा में आएगा तो इसकी मात्रा ज्यादा दिखेगी और ये हाइपरकैलेमिया होता है। तो हाइपरकैलेमिया याद रखेंगे, दो कारण हो गया, एक तो कि पोटेशियम का जो है एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, रिटेन कर ले रहा है बॉडी, और दूसरा है कि एसिडोसिस के चलते हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म में इन द केस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। कैल्शियम का क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हमको जानना होगा, मेरा एक वीडियो भी था विटामिन डी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में जो है 7 डिहाइड्रो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो चेंज हो जाता है स्किन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कोलीकैल्सिफेरॉल में, और फिर ये कोलीकैल्सिफेरॉल जो होता है वो लीवर में चेंज होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में, और उसके बाद वो जाता है किडनी में और 125 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बनता है, और 125 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल यही जो है एक्टिव विटामिन डी होता है। अब देखिए कि किसी बंदे का अगर CKD हुआ है, किडनी डैमेज है, किडनी इंजर्ड है, क्रोनिक है, काफी दिनों से, इस कंडीशंस में जो है हमारे बॉडी में तो बन जाएगा, स्किन में तो बन जाएगा कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल लीवर में भी आ जाएगा और 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बन जाएगा, लेकिन 125 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल नहीं बनेगा क्योंकि इस आदमी का किडनी जो है डैमेज्ड है, और जो एंजाइम चाहिए जो किडनी में होता है, जो एंजाइम जो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को 125 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है उसमें कन्वर्ट करता है, ये नहीं हो पाता है, तो ओवरऑल विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी होने से क्या क्या होगा, विटामिन डी क्या क्या कराता है ये जानना होगा। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अगर कैल्शियम होता है तो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने में इसको मदद करता है, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर विटामिन डी रहेगा शरीर में एडिक्वेट तो कैल्शियम भी शरीर में रहेगा एडिक्वेट। और एक काम करता है विटामिन डी की, जो पेशाब के रास्ते से जो कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन होता है, जो निकल जाता है बहुत ज्यादा कैल्शियम, उसको रोकता है। तो कैल्शियम ओवरऑल हमारे ब्लड में रहेगा, रिटेन रहेगा, मतलब कैल्शियम पे इसका पॉजिटिव बैलेंस कराता है। दूसरा हम आते हैं फॉस्फेट के बारे में। फॉस्फेट क्या क्या होता है कि फॉस्फेट जो पेशाब से निकलता है वो निकलना कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, तो फॉस्फेट का लेवल काफी बढ़ जाता है ब्लड में। अगर फॉस्फेट का लेवल काफी ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये कैल्शियम से कंबाइन कर जाता है, और कैल्शियम से जब कंबाइन करेगा फॉस्फेट तो कैल्शियम जो है धीरे धीरे कमता जाएगा, और जैसे ही कैल्शियम का लेवल कमता जाएगा, बॉडी बहुत सेंसिटिव है लो कैल्शियम लेवल पे, तो कैल्शियम लेवल जहां कमा तो एक हार्मोन निकलता है, हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, वहां से पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है और वो हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों को ऑर्डर देता है कि हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम की कमी है, आप हड्डी से तोड़ के उसको निकालिए। तो आपका हड्डी जो है ओवरऑल कमजोर हो जाता है, वहां से कैल्शियम निकल के और ब्लड में आता है, भरपाई होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम शरीर में ऑलरेडी कम है, फॉस्फेट ज्यादा है, और जो फॉस्फेट है वो कैल्शियम से कंबाइन कर जा रहा है, तो ओवरऑल आयनाइज्ड कैल्शियम बॉडी में कम हुआ तो पैराथायरॉयड हार्मोन निकला। कहां से निकला? पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकला, और वो बोन्स को ऑर्डर दिया कि आप हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों निकालिए। तो ओवरऑल क्या होगा, बोन्स कमजोर हो जाएगा, बोन्स डिमॉर्फ्ड हो जाएगा, रिमॉडलिंग होगा, इसी को रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, और भी वो गट से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, ये भी होता है, बट मेन जो है बोन पे ही असर करता है और बोन डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ब्लड सेल्स पे क्या असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर किडनी इंजुरी है, डैमेज्ड है, तो उसका आरबीसी जो हीमोग्लोबिन है वो काफी कम हो जाता है। कारण ये है कि हमारे किडनी से जो हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, ये खून बनवाता है, कहां से? हमारे बोन मैरो से।
बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि ब्लड बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपका किडनी है डैमेज, अब ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं निकल रहा है, तो इस कंडीशंस में फिर आपको जो है खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम, आप देखेंगे एनीमिया मिलेगा। और भी एक कारण है एनीमिया का कि ऐसे ही पेशेंट के अंदर टॉक्सिन्स जमा है। अब टॉक्सिन्स जमा है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जो गंदगियां निकलनी चाहिए नहीं निकल पा रही है, शरीर में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये सब बढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी पेशेंट को जो है वोमिटिंग टेंडेंसी, नोजिया, भूख नहीं लगना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो खाना भी उसका भी कम हो जाता है। उसके चलते न्यूट्रिशनल एनीमिया भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ में जो है खून की कमी का एक और कारण तो आप देख ही रहे हैं कि इस कंडीशंस में जो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मेजर रोल प्ले करता है। अब एक और चीज पे आते हैं कि आपको मालूम है कि जो किडनी इंजरी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज में, प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है। नॉर्मली प्रोटीन का एक्सक्रीशन बहुत माइन्यूट या नहीं के बराबर है, लेकिन जो प्रोटीन्स जो इतने जरूरी हैं, एक एक चीज में वो काम आ रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन में भी वो काम आते हैं, शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी है, उसका है, बॉडी बिल्डिंग में हर जगह प्रोटीन्स का रोल है। वो पेशाब से निकलने लगते हैं, एल्बुमिन निकलने लगता है और एल्बुमिन्यूरिया होता है, मतलब पेशाब के रास्ते से एल्बुमिन निकलता है, और जिसको हम मेजर करते हैं एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो देख के। तो बहुत ज्यादा जब प्रोटीन शरीर से निकल जाता है तो लीवर को सिग्नल जाता है कि आप प्रोटीन बनाइए, शरीर से प्रोटीन निकलता जा रहा है, नहीं निकलना चाहिए था, फिर भी निकल रहा है क्योंकि इनका किडनी डैमेज है, सीकेडी हुआ है, मिल रहा है। तो लीवर में सिग्नल आते ही जो है लीवर प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, और इसी प्रोटीन के चक्कर में एक लाइपोप्रोटीन भी बनेगा, और लाइपोप्रोटीन से ही आपको मालूम होगा, लाइपोप्रोटीन से ही जो है, आप एक वीडियो मेरा एक और है उस पर कोलेस्ट्रॉल पे, उसमें आप देखेंगे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है ट्राइग्लिसराइड, ये सब भी ज्यादा बनना शुरू हो जाता है लीवर से। तो ओवरऑल आपके हार्ट पे भी अब असर कर सकता है, क्योंकि ये सब जो है शरीर को बोला गया लीवर को कि प्रोटीन बनाओ, लाइपोप्रोटीन भी बनाएगा, वो लाइपोप्रोटीन भी प्रोटीन है, और उसके चलते आप देखेंगे कि वो सब जो है रिलेटेड है आपका कोलेस्ट्रॉल से, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी शरीर में काफी बढ़। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो गंदगियां फिल्टर्ड होनी चाहिए थी, क्या क्या है गंदगियां जो है, जैसे कि आपका क्रिएटिनिन हो गया, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, ये सब जो टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी में, ये एक्सक्रीट होने चाहिए थे किडनी से, वो बॉडी रिटेन कर ले रहा है, और जिसके चलते ये यूरिया क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ है पेशेंट का, इसके चलते इनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, भूख नहीं लगना, हमेशा नोजिया। बहुत लोग समझते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्रिएटिनिन जो होता है, आप ध्यान देंगे, समझेंगे इस चीज को कि क्रिएटिनिन जो होता है हमारे मसल से जो है ओवरऑल जो है क्रिएटिन जो होता है उसका जो है मेटाबॉलिज्म होकर बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनिन बनता है, और इसको ओवरऑल बॉडी से निकल जाना चाहिए, जो कि डैमेज्ड किडनी से नहीं निकलता है। और यही क्रिएटिनिन को जो है हम, इसी का जो क्वांटिटी है जो हमारे ब्लड में आ रहा है, उसी के थ्रू हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालते हैं कि इसका जो छानने का जो कैपेसिटी है वो कितना है, इस क्रिएटिनिन के थ्रू निकालते हैं। तो आप इस चीज को कंप्लीटली जो है इग्नोर करेंगे कि ये ना सोचे कि अगर क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्रिएटिनिन बढ़ेगा जरूर, उसके चलते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे असर आएगा, और बहुत सारे मेटाबॉलिक जो एबनॉर्मल, और लेबोरेटरी पैरामीटर्स में क्या क्या मिलेगा, लैब में टेस्टिंग में क्या क्या मिलेगा, H+ ज्यादा मिलेगा, बाइकार्बोनेट कम मिलेगा, एबीजी अगर कराएंगे तो, क्रिएटिनिन ज्यादा मिलेगा, फिल्टर नहीं हो पा रहा है, यूरिया की मात्रा काफी ज्यादा मिलेगी आपको, कैल्शियम आपका क्या होगा, कम मिलेगा, क्योंकि फोस्फेट कंबाइन कर जाता है कैल्शियम से, कैल्शियम की मात्रा कम, फोस्फेट क्या होगा, फोस्फेट काफी ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें, यूरिक एसिड ये भी ज्यादा होगा, ये भी एक्सक्रीशन होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही बता सकते हैं। खून का पैरामीटर मतलब ब्लड पैरामीटर क्या देखने को मिलेगा सीबीसी में, तो एनीमिया होगा। ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं कि क्यों एनीमिया हो रहा है। आप अगर लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो क्या मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल सब ज्यादा मिलेगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो ऐसे ही आपको पैरामीटर्स ऐसे मिलेंगे आपको। अब हम डायरेक्टली आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। अब हमको मालूम है कि किडनी डैमेज हो चुका है, जो होना है हो चुका है, आपने ब्लड प्रेशर और शुगर पे कभी ध्यान दिया नहीं, एडिक्वेट कंट्रोल किया नहीं, उसी के चलते स्लोली ये किडनी को डैमेज कर दिया। आपके दिमाग में है कि बार बार क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, और रियली क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है, और जीएफआर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कमा हुआ है।
तो अब हम क्या करें, क्या हमारा क्रिएटिनिन कमेगा? मेन क्वेश्चन यही होता है लोगों का कि हमारा क्रिएटिनिन अब कमेगा कि नहीं और किडनी जो है नॉर्मल लेवल पे आएगा कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज में इरिवर्सिबल, एकदम रेयर है कि रिवर्सिबल होगा, लौटेगा तो नहीं, बट किडनी जो डैमेज हो रहा है जिस स्पीड से, वो स्पीड रोक दिया जाएगा अगर आप प्रॉपर मेडिकेशंस आप लें और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके। तो इसमें क्या क्या दवाइयां दी जाती हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती है जो मैंने बताया। तो एक एक करके अगर हम शुरुआत करते हैं, देखिए आपको मालूम है कि एसिडोसिस होता है, H+ जो है ज्यादा मात्रा में शरीर में रिटेन हो जाता है और बाइकार्बोनेट लॉस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर होता है तो हम पर्सन को बोलते हैं डाइट के बारे में। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम डाइट में सबसे पहले बोलेंगे प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन कीजिए। इससे 3-4 चीजें आपको पता चलेगा कि क्यों रिस्ट्रिक्ट करें। हाई प्रोटीन डाइट, स्पेशली एनिमल प्रोटीन डाइट अगर आप लेंगे तो जो अमीनो एसिड है वही टूट के फिर फाइनली यूरिया, क्रिएटिनिन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो ब्लड में, एजोटीमिया हम बोलते हैं कि काफी नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ा हुआ है, वो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म टूटने के बाद ही बनता है। तो जितना प्रोटीन की मात्रा कम होगी, खासकर एनिमल प्रोटीन की मात्रा कम होगी, वो बेटर रहेगा। लेकिन अब इतना भी कम नहीं लेना है आपको कि आपका बॉडी मास जो है वो काफी जो है मैल न्यूट्रिशन भी आपको हो जाए। तो एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से आपको प्रोटीन लेना है, स्पेशली वेजिटेबल प्रोटीन्स आपको ज्यादा प्रेफर करना है। और एक चीज की एनिमल जो प्रोटीन्स आप लेते हैं उससे उसका जो कैटाबॉलिज्म होता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है, वो एसिडिक चीजें बनती है शरीर में, तो फिर H+ की मात्रा आपको बढ़ेगी, एसिडोसिस और बढ़ेगा। इसीलिए आपको बोला जाए कि वेजिटेबल्स प्रोटीन लीजिए, क्योंकि ये सब, या वेजिटेबल्स डाइट ज्यादा लीजिए क्योंकि ये बेसिक होता है, इनका जो कैटाबॉलिज्म होता है तो बेस निकलता है, एसिड नहीं। तो ये एक हो गया कि आपका डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा कि अगर एसिडोसिस ज्यादा है, H+ की मात्रा ज्यादा है, आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, H+ की मात्रा ज्यादा आ रही है, बाइकार्बोनेट कम है, तो इस केस में आप समझ गए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। जो ABG करते हैं ना, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं ICU में, उसमें देखने को मिलता है। तो H+ की मात्रा ज्यादा है तो पेशेंट को तकलीफ ऑब्वियसली होगी, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि H+ पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होकर हाइपरकैलेमिया भी कर सकता है। तो इसीलिए इस पेशेंट को हम H+ जो है, एसिडिटी ज्यादा है, तो इसके लिए हम, अगर एक्यूट कंडीशन है, बहुत ज्यादा अगर है, pH कम गया, एसिडिक मीडियम मतलब pH कमेगा, तो pH अगर नॉर्मल जो 7.34 और 24 to 34 जो है उससे कमना शुरू हुआ, तो हम लोग, अगर एक्यूट कंडीशन है, सडन जरूरत है, तो फिर हम इंजेक्शन देते हैं बाइकार्बोनेट का। अगर क्रोनिक है, नॉर्मल वेल स्टेबल पेशेंट है, तो फिर हम लोग टैबलेट्स देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट बहुत कॉमनली जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, आप नाम सुने होंगे, नोडोसिस जो है दिया जाता है सोडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कम हो जाता है और फॉस्फेट की मात्रा काफी बढ़ जाती है ब्लड में, और यही फॉस्फेट कैल्शियम से कंबाइन कर जाता है, और जब कैल्शियम से कंबाइन कर जाता है तो कैल्शियम की मात्रा जो है, आयोनाइज्ड कैल्शियम की मात्रा जो है वो शरीर में कमता है और पैराथायरॉइड हार्मोन जो है रिलीज होता है। तो ये मैंने बताया था। तो फॉस्फेट का लेवल जो है, एक्सक्रीशन कम हो रहा है और बढ़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग जो है फॉस्फेट जो रिच डाइट है वो बोलते हैं कि अवॉइड करो, जिस डाइट में ज्यादा फॉस्फेट है, पहला। दूसरा, इसमें हम फॉस्फेट बाइंडर देते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें फॉस्फेट अगर ज्यादा है तो फॉस्फेट से ये बाइंड कर जाता है, फॉस्फेट बाइंडर, और वो लैक्टिन के रास्ते से निकल जाता है। तो फॉस्फेट जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कम होगा तो ब्लड में उसका लेवल कम होगा। तो दो चीज कर सकते हैं, पहला है कि डाइट हम कम कर दें, जो फॉस्फेट रिच डाइट है वो कट ऑफ कर दें, और दूसरा है कि फॉस्फेट बाइंडर दें। और भी 1-2 इंटरवेंशंस हैं जो मैंने यहाँ दिया है, आप देखेंगे, ये भी करते हैं। तीसरा हम आते हैं कि कैल्शियम लेवल, जो मैंने बताया कि कैल्शियम लेवल काफी कम है। अब हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया के चलते भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी और अदर थिंग्स, ये सब देखने को मिलता है। तो कैल्शियम लेवल हम जो कम है उसको, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो कैल्शियम लेवल के लिए हमको देना पड़ेगा विटामिन डी, जो देना होगा वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी देना होगा। हम लोग जो विटामिन डी सप्लीमेंट यूजुअली नॉर्मल पेशेंट्स को, जिनका किडनी नॉर्मल है, उनको जो देते हैं, जैसे कि अप्राइज D3 है, जो कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है, वीकली बोलते हैं लेने के लिए, ये कोलीकैल्सिफेरॉल होता है। कोलीकैल्सिफेरॉल इसका मतलब है कि 7 डिहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल बन चुका है
और शरीर में है और उस पर सनलाइट एक्ट जब करता है तो वो कोलिकैल्सिफेरॉल बनता है। तो हम लोग कोलिकैल्सिफेरॉल देते हैं और कोलिकैल्सिफेरॉल के बाद वो लीवर में जाता है तो फिर 25 कोलिकैल्सिफेरॉल बनता है, हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, और फिर किडनी में जाता है तो बनता है। तो आपको मालूम है कि इनका किडनी जो है, सीकेडी के पेशेंट है, इनका किडनी ऑलरेडी डैमेज है, तो 125 जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल नहीं बन पाएगा। इसीलिए इनको विटामिन डी का जो कैप्सूल देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो फिर लीवर में 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बन के उतना ही तक रहेगा। किडनी जो है उसको एक्टिव कर नहीं पाएगा, एंजाइम उसमें मौजूद नहीं है, किडनी आपका डैमेज है। तो इस कंडीशंस में आपको एग्जैक्ट 125 जो हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है ये देना होगा। कैल्सिट्रायोल जो होता है वो आपको देना होगा 0.25 जो है माइक्रोग्राम में ये आता है, ये चलाया जाएगा। इसका मैंने डोज दिया है, आप देखिए। तो मैंने बताया कि सबसे डेंजरस कंसिक्वेंसेस जो होगा वो हाइपरकैलेमिया के चलते होगा। ना वो पेशेंट को मौका देगा, ना डॉक्टर को ट्रीटमेंट का। क्यों? क्योंकि सडन एरिथमिया होता है, इसका लेवल आप देखेंगे वेरी नैरो रेंज होता है। आप अगर ब्लड टेस्ट में देखेंगे रिपोर्ट में 3.5 to 5 होता है, जहां ज़्यादा होता है हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और ये सडन एरिथमिया, टॉल टी वेव्स जो ईसीजी में देखने को मिलता है और कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो इस कंडीशंस में सबसे इनिशियली हम करते हैं कि जहां हम देखें कि हाइपरकैलेमिया है, पेशेंट का ईसीजी हुआ, हाइपरकैलेमिया मिला, पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, इस कंडीशंस में अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर हमको करना है, सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10-10-10 का फॉर्मूला पे चलता है। 10%, 10 ml और 10 मिनट तक देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट इसलिए देते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हाइपरकैलेमिया का सबसे डेंजरस इफेक्ट हार्ट पे होगा और सडन डेथ होता है। तो हार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, कि हार्ट की स्टेबिलिटी के लिए हम देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। और फिर हमारा टारगेट होता है कि पोटेशियम लेवल को कम किया जाए। कैसे कम करेंगे? इंसुलिन और डेक्सट्रोज, मतलब शुगर भी रहेगा, डेक्सट्रोज भी रहेगा और उसमें इंसुलिन देंगे। इंसुलिन क्यों देंगे? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है कि सेल्स के अंदर जो है पोटेशियम की एंट्री करा देता है। तो अब प्लाज्मा में नहीं रहेगा, वो सेल्स में आ जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया कम होता है। लेकिन किसी पेशेंट्स को अगर हम इंसुलिन दे रहे हैं हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शुगर फॉल कर जाए, इसीलिए जो है डेक्सट्रोज में, D10 में, D5 में जो भी है कैलकुलेटेड तरीके से कि उसको डेक्सट्रोज ग्लूकोज भी दीजिए और साथ में इंसुलिन दीजिए, और इंसुलिन पोटेशियम को कम करेगा। और क्या तरीका है पोटेशियम कम करने का? नेबुलाइजेशन कर देते हैं। नेबुलाइजेशन करने से बीटा एगोनिस्ट जो ड्रग होता है, सैल्बुटामोल, टर्बुटालिन, लीवोसैल्बुटामोल, ये सब पोटेशियम को कम करता है। और इसमें क्या कर सकते हैं? पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स आता है, वो भी हम देते हैं। शैशे आता है, उसको पानी में घोल के पीने के लिए बोलते हैं, इससे भी कमता है। और हम सीकेडी पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि पोटेशियम रिच डाइट, स्पेशली जो है स्पिनच हो गया, बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब चीजें, या कोकोनट का जूस हो गया, नॉर्मल फ्रूट जूस, ये सब ज्यादा ना ले, अवॉइड कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हीमोग्लोबिन जो इनको एनीमिया होता है पेशेंट्स को, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इरिथ्रोपोइटिन किडनी डैमेज है और किडनी से ही बनता था, और इरिथ्रोपोइटिन हमारे जो बोन मैरो है उसको बताता था, सिग्नल देता था कि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाओ, रेड ब्लड सेल्स ये सब बनाओ। तो अब वो सिग्नल नहीं मिल पा रहा, तो हमको देना क्या होगा? डायरेक्ट आपको इरिथ्रोपोइटिन ही देना होगा, हार्मोन देना होगा। ये हार्मोन थेरेपी जो है इंसुलिन की तरह चमड़े में दिया जाता है, मैंने यहाँ दिया है। फिर आप इसका देखेंगे कितना जो है वीकली करके देते हैं, काफी हालांकि महंगा आता है। साथ में आयरन सप्लीमेंट भी देंगे, क्योंकि अगर आप एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दे रहे हैं, बोन मैरो को स्टिमुलेट कर रहा है कि आरबीसी ज्यादा से ज्यादा बने, और शरीर में अगर आयरन की ही कमी है तो कितना भी स्टिमुलेट करेंगे और आयरन ही कम है तो कहां से बनेगा? तो आयरन भी साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि इन पेशेंट को जो है एल्बुमिन्यूरिया हो रहा है, मतलब जो है प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन जो है पेशाब से लीक कर रहा है, जिसके चलते लीवर को सिग्नल मिल रहा था और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहा है, और लाइपोप्रोटीन भी बन रहा है। और लाइपोप्रोटीन से रिलेटेड टू द जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड ये भी ज्यादा बनेगा। तो फिर इसके चलते जो है हार्ट पे भी असर पड़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और एक और चांसेस है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का ज्यादा, क्योंकि फॉस्फेट ये सब जो है ज्यादा है, तो फॉस्फेट भी बहुत बार जो है प्रिसिपिटेट कर जाता है जो है आपके ब्लड वेसल्स में और उसको हार्ड कर देता है।
यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस उसके चलते भी। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, हार्ट का प्रॉब्लम जो है, देखिएगा कि आप सीकेडी पेशेंट्स को ज्यादा होगा। ऐसे भी वो या तो डायबिटीज का पेशेंट होगा या ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा, इसीलिए तो उसको सीकेडी हुआ है, जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में। तो उस कंडीशंस में ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसका हार्ट जो है सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का चांसेस बढ़े। तो हमारा इस कंडीशंस में, सीकेडी के कंडीशंस में मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या करना है, बट मेन थिंग जो मैंने अभी नहीं बताया वो हमेशा याद रखेंगे, जिस कारण से हुआ था, ब्लड प्रेशर के चलते और शुगर के चलते हो रहा है। ब्लड प्रेशर आपका एडिक्वेट कंट्रोल करना होगा आपको एनी हाउ। और इस कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो देखा गया है वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दैट इज रैमिप्रिल या इनालाप्रिल, और एआरबी रिसेप्टर ब्लॉकर, दैट इज लोशार्टन टेलमिशार्टन। अब यही क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि बीपी तो ये कम करता ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एल्बुमिन्यूरिया जो होता है इसको बहुत कम करता है। एल्बुमिन जो पेशाब से बाहर निकल रहा है, जो कि काफी खराब चीज है कि शरीर से प्रोटीन निकलता जा रहा है, तो उसको भी ये कम करता है और बीपी भी कंट्रोल रखता है। बीपी का टारगेट, और भी हम बीपी की जो मेडिसिन है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग देते हैं। फिर लेकिन एक यही बात, कोई भी दवा देते हैं तो साइड इफेक्ट तो होगा। बहुत लोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है, किसी किसी कंडीशंस में आप देखिए कि ये दवा खुद थोड़ा पोटेशियम बढ़ा देता है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा सकता है। इसीलिए एसी इनहिबिटर या एआरबी जब भी देते हैं तो आप मॉनिटर करते रहिए क्या इसका पोटेशियम लेवल कैसा है, क्रिएटिनिन लेवल क्या है, क्योंकि मैक्सिमम केसेज में तो अच्छा है, ठीक है, ये काम करता है और दिया ही जाता है। आप देखिएगा लगभग हर सीकेडी पेशेंट्स को मिला हुआ है। खासकर अगर जिनको डायबिटीज भी है, उस कंडीशंस में भी अगर प्रोटीनूरिया है या हाइपरटेंसिव है, प्रोटीनूरिया है, तो उस कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है। भले ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए ना दें डायबिटीज में, लेकिन प्रोटीनूरिया को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एआरबी या एसी इनहिबिटर ऐड कर देते हैं। तो दोनों के केस में मोर और लेस हम लोग इसको ऐड करते हैं। ध्यान यही देना है, पोटेशियम लेवल किसी किसी पर्सन में राइज कर सकता है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, मॉनिटर करना होगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर स्टॉप भी करना होगा। बट चॉइस जो हम लोग बोलेंगे कि यही दवा। शुगर के लिए और भी जो मेडिसिन हैं, एडिक्वेट शुगर कंट्रोल अब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों तक आपने ध्यान दिया नहीं, तो अब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इसमें खासकर जो है देखा गया है SGLT2 जो इनहिबिटर्स हैं, जिसपे एक मैंने वीडियो बनाया है, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डैपाग्लिफ्लोजिन, इसका देखा गया है कि बहुत अच्छा रोल है, एल्बुमिनिया को भी कंट्रोल करता है कुछ हद तक। साथ में ये भी देखा गया है कि शुगर तो कंट्रोल करेगा ही, और साथ में ये भी देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर जो इवेंट्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होते हैं, इसको भी बहुत हद तक कम करता है। स्पेशली एम्पाग्लिफ्लोजिन जो है, इसमें जो डार्डियंस नाम से आप देखेंगे मार्केट में आता है, जिप्टूलियो नाम से आता है, इसका कम दाम में भी वाइक्रा करके VICRA विक्रा भी आता है, एम्पा1 भी आता है, ये सब कम दाम में। अदर्स भी हैं, डैपाग्लिफ्लोजिन भी देते हैं, बट देखा गया है मोर और लेस ट्रायल में थोड़ा सा ये ज्यादा इफेक्ट। तो आपको डाइट में आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस करना होगा, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस करना होगा, मेनली सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है ये, तो ये करना होगा। पोटेशियम रिच डाइट आपको नहीं खाना है क्योंकि हाइपरकैलेमिया होता है। फोस्फेट रिच डाइट आपको नहीं खाना है, फोस्फेट बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो बहुत कैलकुलेटेड आपको खाना पड़ता है इस कंडीशंस में, सीकेडी के कंडीशंस में। स्पेशली डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट होती ही है, आप जरूर डाइटिशियन का जो है आप उनकी हेल्प लें और वो एक चार्ट बनाएंगे, उसी हिसाब से खाएं, और रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करते रहना पड़ेगा। अब यहीं पर मैं दो और मेडिसिन की बात करूंगा, जो लोग बोलते हैं कि क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, बहुत लोगों का दावा करते हैं कि यूट्यूब में कि क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, लेकिन ये दो दवा जब से आई है बहुत हद तक देखा गया है कि क्रिएटिनिन पे असर आता है। किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन जो है काफी स्लो होता है या हॉल्ट होता है। ये दोनों दवा जो है अभी भी इस पे बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। इसमें आता है, एक है N-एसिटाइलसिस्टीन। आप जो है पैरासीटामोल जो ओवरडोज होता है ना, यहाँ भी N-एसिटाइलसिस्टीन देते हैं। तो N-एसिटाइलसिस्टीन जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। स्पेशली ये ग्लूटाथियोन जो होता है, सबसे मेजर एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी में है, इसके स्टोर को, ग्लूटाथियोन के स्टोर को रिप्लेनिश करता है, भरपाई करता है ग्लूटाथियोन को। तो N-एसिटाइलसिस्टीन बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी हैं और बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट का ये ड्रग ऑफ चॉइस बन चुका है कि बहुत हद तक देखा गया है कि ये किडनी के, स्पेशली आप जो बोलते हैं क्रिएटिनिन कम होता है, बहुत में देखा गया है। GFR भी आपका
बहुत हद तक कंट्रोल होगा, किडनी डैमेज स्लो होता है, हॉल्ट होता है। एन एसिटाइलसिस्टीन, साथ में देखा गया है टॉरिन भी होता है। टॉरिन भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एक अमीनो एसिड्स है। और एक दवाइयां हम लोग देते हैं जो आजकल तो बहुत ही ज्यादा दी जा रही है, ये है अल्फा कीटो एनालॉग्स। अब अल्फा कीटो एनालॉग्स क्या है? मैंने आपको बोला था कि आप एनिमल प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं और इसका जो कैटाबॉलिज्म होता है, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है, यूरिया, क्रेटनिन, ये सब अमोनिया, ये सब ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अल्फा कीटो एनालॉग एक ऐसा अमीनो एसिड्स का जो मिक्सचर है जिसमें जो नाइट्रोजन है, जो अमीनो एसिड्स पे जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को हटा दिया जाता है। और यही नाइट्रोजन तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाता है। यही नाइट्रोजिनस तो वेस्ट जो है मेन प्रॉब्लम है हमारे किडनी में। तो अगर प्रोटीन भी मिल जाए आपको, मतलब अमीनो एसिड्स, उसके चलते प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन भी मिल जाए और उसमें नाइट्रोजन ग्रुप ना हो तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप प्रोटीन ले लें और नाइट्रोजन ग्रुप ना हो तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है आपका काफ़ी कम बनेगा, ना के बराबर बनेगा। तो अल्फा कीटो एनालॉग्स बहुत जगह ये दिया जा रहा है। इसका यूज़ करने से ओवरऑल शरीर में बहुत बार अगर प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन की भरपाई हो जाएगी और टॉक्सिक वेस्ट काफ़ी कम बनते हैं, तो ये दिया जाता है। हालांकि इसका डोज जो है स्टार्टिंग हम लोग 2 टैबलेट करके 3 बार करके दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ दिया है, आप देखेंगे कि ये अल्फा कीटो एनालॉग्स कैसे काम करता है और क्या डोज है, और एन एसिटाइलसिस्टीन भी कैसे काम करता है, क्या डोज है इसका, और साथ में पायरिडॉक्सिन भी देते हैं। इसी के साथ ऐसे ही टैबलेट्स के साथ कॉम्बिनेशन में पायरिडॉक्सिन देखा गया है कि पायरिडॉक्सिन जो है होमोसिस्टीन जो लेवल होता है ब्लड में उसको कंट्रोल करता है, और होमोसिस्टीन जो है कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स कराता है हार्ट के लिए और हमारे ब्लड वेसल्स के लिए काफ़ी डेंजरस है, ब्लड क्लॉट कराता है और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब जो होते हैं, तो इसको कंट्रोल करता है होमोसिस्टीन लेवल को। तो पायरिडॉक्सिन भी हम लोग ये चीज़ों में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि सीकेडी के पेशेंट्स में देखा गया है कि पायरिडॉक्सिन की कमी होती है, और पायरिडॉक्सिन की कमी होगी तो होमोसिस्टीन जो है इसको रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा, तो होमोसिस्टीन लेवल बढ़ता जाएगा और हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए हम लोग पायरिडॉक्सिन का भी सप्लीमेंट देते हैं। तो ये 4 चीज़ें याद रखेंगे, अल्फा कीटो एनालॉग्स, एन एसिटाइलसिस्टीन, टॉरिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और पायरिडॉक्सिन, ये चारों अभी काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ऐसे भी एक तो विटामिन है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये दिए जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, हालांकि दाम इसका जो है कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है, और बाकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको आप कंट्रोल करें तो ये प्रोग्रेशन आपका हॉल्ट रहेगा, और प्रोग्रेशन अगर रुका रहेगा, स्लो होगा, तो आपको भविष्य में डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ना हो कि किडनी पूरी तरह से जो है डैमेज हो जाए, उसका GFR काफ़ी कम हो जाए, पेशाब एकदम ना के बराबर हो और फिर आपको डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़े। हो सकता है उसके बाद रीनल ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत। मुझे उम्मीद है ये वीडियो थोड़ी बड़ी है बट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।